तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। और क्योंकि आप हमारे डीजेज वाले एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो तो हमने सोचा कि इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डीजे को अपने प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। क्योंकि भाई जब गेम के टॉपर को ही आप ले आते हो तो एक्सक्लूसिव न्यूज़ मिलती है। तो हम लेकर आए हैं ऐसे ही वन ऑफ द बेस्ट डीजेज इन इंडिया, डीजे योगी भाई को। और भाई जी पिछले 10 साल से डीजेइंग कर रहे हैं और भाई की जो जर्नी है बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। फिलहाल भाई की टांग में थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है। भाई ने ऐसे ऐसे शोज़ करे हैं जहाँ 20-20, 25-25 हज़ार की ऑडियंस भी है। भाई ने कई सारे सेलिब्रिटीज़ की वेडिंग्स और रिसेप्शंस भी करे हैं। तो हमें लगा कि भाई कंटेंट का तो भंडार है भाई पे, तो भाई को तो बुलाना ही चाहिए। सबसे पहले भाई वेलकम। हेलो भाई, सब स्वागत है आपका भाई। धन्यवाद। भाई कैसे चोट मार ली अपने आपने, ये बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ? भाई इसको इंग्लिश में बोलूं तो एड्रेनलिन रश और हिंदी में बोलूं तो पागलपंती क्राउड के लिए, क्योंकि क्राउड प्यार ही इतना देते तो प्यार करते करते हमने कहा चलो छलांग ही मार लेते हैं। कौन सा गाना था भाई वो जरा बताना। रोने वाले ही होते हैं। रोने वाले पे आपने छलांग मार दी। सारे रॉकस्टार वाले को छलांग क्यों मार दिया? ड्रॉप आता ना भाई, अब रोते रोते फिर एनर्जी भी तो देनी है। अगर नचाता रहूंगा तो शराब नहीं पियेंगे। रोने वाले गाने बहुत जरूरी होते हैं। जो हमारे बेसिकली डीजेइंग के अंदर क्या होता है, गाना ना कनेक्ट होना चाहिए। अगर मैंने आपकी रात में आपका फेवरेट एक गाना बजा दिया तो मैं आपके लिए बेस्ट डीजे हूँ। और अगर आपका गाना नहीं बजा, आप कहोगे यार किसको बुला लिया। तो ना क्राउड को रीड करना बहुत जरूरी होता है। तो एक टाइम आता है कि नचाना भी जरूरी है, रोने वाला भी जरूरी है और प्यार भी जरूरी है। क्योंकि हमारी लाइफ है, लाइफ में कभी सीधी नहीं होती। सीधी तो कहते हैं जैसे ईसीजी मशीन होती है, तो अगर सीधी हो गई तो बंदा डेड है। तो हमारी लाइफ ऊपर नीचे। तो हमारी लाइफ के अंदर आपने देखा होगा, जैसे आपको भी कभी प्यार हुआ होगा, फिर दिल टूटा होगा, फिर प्यार हुआ होगा। तो इस वैसे ही होता है कि बड़ा म्यूजिक का ना बहुत एक, जैसे बोलूं कि किस टाइम पे क्या गाना डालना है। चुनरी आपको भी पता है बढ़िया गाना है, आप नाचोगे, लेकिन किस टाइम पे डालना है वो मैटर करता है। तो वो गाने के अंदर वहाँ पे एक तो हम जब टियर 2 टियर 3 सिटी में जाते हैं ना, इतना प्यार मिलता है, इतनी एनर्जी मिलती है। अब मैं बात करूं दिल्ली बॉम्बे की, तो दिल्ली बॉम्बे में ना सब लोगों ने जो क्लब जाते हैं उन्होंने सब देखा हुआ है, तो कहेंगे अच्छा ये है, ठीक है यार चलो। तो हम जब छोटी सिटीज जाते हैं ना, वो इतना प्यार करते हैं, तो वो जब एनर्जी दिखाते हैं तो आर्टिस्ट के अंदर खुद एनर्जी आती है। तो बेसिकली परफॉर्म करते हो, हमारे ड्रॉप आता है, तो ड्रॉप के अंदर मैंने छलांग मार दी। तो पहले तो 10 बार मारी, कुछ नहीं हुआ। 11वीं बार के अंदर ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट होते उस टाइम ब्लैकआउट हो गया पूरा। हाँ। तो उसके बाद हालत खराब। तो जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल के अंदर था, मेरे को सिक्योरिटी वाले उठा के लेकर गए थे वहां से। तो बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था मेरा। तो भाई तब से आप दिसंबर की ये बात है और तब 16 से दिसंबर आप की चेयर पे ही शो कर रहे हो। और जब हम ऑफ कैमरा आपसे पूछ रहे थे कि भाई क्यों कर रहे हो, तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं चाहता हूँ वो बात कैमरा पे भी आए। तो भाई ये बताओ कि अभी आप बैठ के शोज कर रहे हो, आपने बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया, टूटी टांग में दुबई, बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़ सब जगह घूम आए। क्यों भाई, क्यों रेस्ट नहीं ले रहे आप? भाई मैंने ना मतलब जैसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी, तो मेरे को लगता है कि ना बहुत स्ट्रगल करके बंदा यहाँ पे पहुँचता है। जिसको एकदम से मिलता है उसको कदर नहीं है। जो जैसे मैंने आपको बताया 10 साल की जर्नी थी। पहले डीजे नहीं बनना था, लेकिन बना तो मेरे को जब भगवान ने चूज कर लिया कि डीजे बनने का, तो मैं उस प्लेटफॉर्म को छोड़ना चाहता हूँ। और मेरे को लगता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा जरूर। जिसने अपना काम करवाना है वो करवाएगा। अब हमारे को शोज के लिए फोन आते हैं कि डीजे योगी, मैं कहूँगा नहीं अवेलेबल, तो किसी और को बुक करेगा। तो उस चीज़ के लिए ना मेहनत, मेरे को लगता है कि अगर मेरे को भगवान मेरे को साथ दे रहा तो मैं क्यों रुकूँ। तो मेरे को लगता है कि बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे अपनी जगह छोड़ना। और आज की डेट में जो बोलता है मेरे को फियर नहीं है, आई एम ऑन टॉप ऑफ द गेम, गलत है। आज मैंने किसी को रिप्लेस करा, कल को कोई और मेरे को रिप्लेस करेगा, लेकिन मेरे हाथ से मैं खुद रिप्लेस हो रहा हूँ तो मैं कभी पूरी जिंदगी सह नहीं पाऊंगा वो कि काश मैं कर लेता। तो मेरे को लगता है मेरी लाइफ में चाहे मेरा वो कोई भी डिसीजन हो, मेरे इमोशनल डिसीजन हो, फाइनेंशियल डिसीजन हो, मैं लास्ट तक करता हूँ कि मेरे को रिग्रेट ना हो कि यार ये डील मेरे से क्यों चली गई, या मेरा ये प्यार मेरे से क्यों चला गया। भाई ये दिखा रहा है आप डीजे तो अच्छे हो और अपने काम को लेकर आप डेडिकेटेड भी हो, फोकस्ड हो, पता है पूरी उसकी कदर है कि आपको जो आपने कमाया 10 साल तक, आपको उसकी एक अहमियत पता है। मतलब बढ़िया चीज़ है भाई, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो अपने काम की कदर नहीं करता ना, या अपने वक्त की कदर नहीं करता, तो वक्त और काम दोनों उसकी कदर नहीं करते हैं। सही बात है। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है अपने कि समय की ना वैल्यू करो और हर चीज़ को करो। और भाई आपका एक तरीका भी है जो आप बता रहे थे कि भाई कंसोल पे चढ़ने से पहले आप नमस्ते करते हो, माथा टेकते हो। भाई इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, उनसे ही कमाते हैं। तो हमेशा मेरे को लगता है पूजा करनी चाहिए। मैं अल्कोहल अब तो मतलब मैंने बंद कर दिया, क्योंकि डॉक्टर ने बंद करा दिया है। तो मैं अल्कोहल जब पीता था तो उससे पहले दोस्त कहता है पी ले एक शॉट ही। तो मैं कहता यार नहीं मैं पहले मत्था टेक करा रहा हूँ। कह रहा यार ये थोड़ी है, तो यहाँ पे शराब बिकती है। मैं कहा शराब बिकती है तो मेरे को पैसा मिलता है। आज क्लब का ओनर या आज कोई इवेंट वाला पैसा कमाएगा तो मुझे बुलाएगा, वो मेरे को क्यों बुलाएगा? मैं उसकी बुआ का बेटा थोड़ी हूँ।
वो कमा रहा है तो इट्स प्योर बिजनेस। तो मेरा काम किससे, मेरे इंस्ट्रूमेंट जिससे मैं बजाता हूँ, अगर मैं उसकी कदर नहीं करूंगा, उससे रोजी रोटी है वो मेरी, उसकी मत्था टेकना बहुत जरूरी है। तो अपने काम की कदर के लिए हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं, श्री गणेश या कोई भी जिस भगवान को मानते हैं, हम मत्था टेक के शुरू करते हैं। तो मैं भी बस वही करता हूँ, उसके बाद पी लूंगा। तो आपने उसके अराउंड ऐसे कभी पी नहीं है जब आप मोस्टली बजा रहे होते हो गाने? भाई मैं पीता हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं तो उस दिन मैं नहीं पीता, क्योंकि पता वही मेरे को पिला देंगे। लेकिन जब नहीं पीनी तो नहीं पीनी। मैं प्राइवेट पार्टीज में नहीं पीता, क्योंकि मेरे को लगता है कि क्लब के अंदर क्या होता है, सेल ऊपर या नीचे चलेगी, बट प्राइवेट पार्टीज क्या होती है, जब हम वेडिंग्स या रिसेप्शन करते हैं, मेरे को लगता है किसके घर का फंक्शन है। अगर मैं ओवर ड्रंक हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आएगा उनको क्या नचाना है, और किसके घर का फंक्शन खराब करना बेकार होता है, क्योंकि ना वो मेमोरीज है लाइफ टाइम की। किसी ने आपको बुलाया, उससे तो पैसे दे दिए, लेकिन आपको मेमोरीज क्रिएट करनी है। मेरे ख्याल से कोई भी आर्टिस्ट होता है, उसको डीजिंग या म्यूजिक वर्ल्ड में होता है, इट इज ऑल अबाउट मेमोरीज। गाने तो वही हैं, सारे डीजेस के पास वही गाने हैं। आज लोग कहते हैं हमारे पास एक्सक्लूसिव रीमिक्स है, मेरे पास ये मिक्स है, वो मिक्स है। अरे इंटरनेट है, आप नहीं दोगे कहीं ना कहीं से उसके पास आ जाएगा। तो या आप भूल जाओ कि आपके पास सिर्फ है, उसके पास आज नहीं तो कल उसके पास है, वरना आप भी डाल दोगे बोरो के 6 महीने बाद आएगा जरूर। लेकिन सही बात है। तो मेरे को लगता है कि ये ऐसा बहुत जरूरी नहीं है कि काम का लेके कि कैसे करें और क्या करें। म्यूजिक का लेके बहुत ज़्यादा है कि ये गाने वाने शेयर करो, सब कुछ करो। भाई जो नया नया डीजे बनता है या फिर जो बनना चाहता है, उसका एक सपना होता है मेरे गाने पे ना, मतलब लोग नाचने सेटिस्फाइड हो जाए। तो लेकिन आप जब नए नए डीजे बने, आपने ऐसा गेम शुरुआत करी, आपने पहला ही शो न्यूयॉर्क में करा। जी भाई। इंडिया में छोड़ो, दिल्ली में छोड़ो, मुंबई छोड़ो, सीधा न्यूयॉर्क पकड़ा। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये तो बताओ। भाई मैं ना यूएस पढ़ता था, तो मेरे को ना पढ़ाई में 17 साल का था, चला गया था। तो मेरा बर्थडे फेब में आता, तो मैं जल्दी हो गया था, मेरी 12 जल्दी पास हो गई थी। तो मैं चला गया वहाँ पे, मैं 5-6 महीने रुका। मैंने कहा वो जो मैथ्स, और ये एक्चुअल बात है, जो मैथ्स वो हमें कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम अपने 8-9 में ख़त्म कर देते हैं। फिर वहाँ पे करा, लेकिन वहाँ पे क्या था भाई, मैं ना बीफ नहीं खाता। तो उनका ना, मैं डॉर्म्स में रहता था, मतलब इन हाउस वहीं पे रहता था ऑन कैंपस। तो उनका टाइम फिक्स टाइम होता है, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट होगा, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका लंच होगा, और शाम की आपका 7 बजे डिनर कर देते थे वो। अब भाई हमारी क्लासेस होती थी। अब इंडियन फैमिली में से जो बच्चा समझदार हो जाएगा, वो कहेगा वहाँ पे ना हम कोर्सेज जल्दी ले सकते हैं। जो बाहर के होते हैं वो जैसे हफ्ते में 5 क्लासेस लेते हैं, तो मैं लेता 10 क्लास की, जल्दी जल्दी कोर्स खत्म, और जल्दी जल्दी अपना वहाँ पे ये नहीं होता कि 5 साल के तो 5 साल में आपके अंदर कैलिबर, आप 3 साल में खत्म कर दो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी। तो मेरे को जल्दी था, फिर वहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और आधे से ज़्यादा टाइम वहाँ पे बीफ मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बीफ नॉर्मल है। वहाँ पे मतलब नॉनवेज मतलब बीफ, वहाँ पे चिकन नहीं है। अगर आप नॉर्मल बोलोगे अच्छा एक नॉनवेज बर्गर दे दो, तो आपको बीफ बर्गर देंगे, आपको चिकन नहीं देंगे, वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। खाने की दिक्कत, फिर घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आती थी, मैं बहुत ज़्यादा सिल्वर स्पून था। फिर मैं वापस आया, तो मैंने पापा को फ़ोन करा, मैं आ गया। कह रहे कहाँ आ गया? मैं कहा एयरपोर्ट पे। कह रहे कौन से एयरपोर्ट? मैं कहा दिल्ली एयरपोर्ट पे। उनको घर वालों को बिना बताए आ गया। दिल्ली नहीं लग रहा था, वहाँ पे खाने के लिए था नहीं, और ऑफ कैंपस भी रुका। तो ऑफ कैंपस जब मैं रुका, तो वहाँ पे जो सीनियर्स होते थे ना, मुझसे रोज़ खाना बनवाए। अब गलती से मुझसे एक बार छोले सही बन गए, उन्होंने तो रोज के ड्रामा लगा दिए छोले। मैं भी और तेज, मैंने नमक कुछ ज्यादा मिर्ची डाल दी, अगले दिन बनवाई नहीं। और ये सारे इंडियंस थे जो इंडियंस थे जी ऑन कैंपस। तो पापा ने कहा कि ऑन कैंपस यहाँ पे चल रहे थे, वहाँ पे इंडियंस होंगे, तो देख ले आसपास कॉलेज में देख ले। वो मुझसे वो ऑफ कैंपस काम करते थे अपना इलीगल, मुझसे काम करवाते रहते थे घर का। मैंने कहा अरे मैं ये अपने घर का काम नहीं करता, मैं इनका काम कर रहा हूँ। मैं कहा ये तो काम खराब है, ऐसे तो जिंदगी नहीं चल सकती। मैं वापस आ गया, तो मैंने कहा, मैंने पिताजी को बोला, मैं कहा पापा मेरे सारे दोस्तों के पास ना गाड़ी है, मेरे को गाड़ी चाहिए। तो कह रहे अच्छा टालते रहे। मैं कहा स्कोडा चाहिए मेरे को। तो अब बचपना होता था जी, और मेरे में शायद थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि घर में पहला बच्चा था, तो प्यार सारे करते थे। तो मैंने ना, जैसे हम गलतियाँ सब करते हैं, अब रियलाइज़ होता है कि उसका मतलब अहमियत क्या थी उस लाइन की। बट मैंने कहा पापा अपने लिए करा क्या? तो पापा ने बोला, कह रहे तू वहाँ पे जाके XYZ अमाउंट मिट्टी करके आ गया, तू 6 महीने में। लोगों का सपना होता है, मतलब 2004 में उस टाइम वीज़ा भी नहीं लगते थे। तो कह रहे तू मिट्टी करके आ गया, हम तू हमारे को कह रहा हमने करा क्या, एक काम करा, तू काम कर। मैं कहा अच्छा। मैं कहा ठीक है। दोस्तों को फ़ोन करा, सारे वो थे, तो उन्होंने कहा कॉल सेंटर है भाई मोती नगर में जिंदल्स करके, ये ज्वाइन कर ले, पैसे आ जाएंगे। मैंने 1 महीना काम करा जी, रोज़ 12-12 घंटे की शिफ्ट। पैसे कितने मिले जी? 12,000 रुपये महीना। मैंने कहा यार स्कोडा लूंगा, स्कोडा 10 लाख रुपए की है, तो मेरी जिंदगी चली गई 10 साल की। मैं कहा ये तो काम खराब है, पैसे का। पापा ने सही रियलाइजेशन करवा दी। आए कह रहे अच्छा। अब रात को क्या होता था उस टाइम, तो पहले बाहर जाने की फ्रीडम होती नहीं थी, ना इंटरटेनमेंट ना सोशल मीडिया, इतना कुछ था ही नहीं 2004 के अंदर कि क्लब जाना होता था। वो एक क्लब वो क्या है, मतलब वैसा सीन होता था। आज की डेट में लाइफस्टाइल बन गया है, उस टाइम तो क्लब जा रहा है यार ये। अब रात को निकलने की तो आदत पड़ गई जी, रात को नींद ही ना आए। अब दोस्त लेके चला गया एक बार क्लब, अब क्लब लेके चले गए। मेरे सर्कल में स्कूलिंग मतलब टचवुड घर वालों की वजह से अच्छी रही, मेरा सर्कल बहुत अच्छा रहा हमेशा।
तो मैंने मेरे वहाँ पे जाए तो हम जाए 50-60 लोग। तो वहाँ के ओनर ने बोला, कह रहा है तू इतने लोगों को जानता है तो तू यहाँ पे नाइट क्यों नहीं शुरू कर देता। मैं कहा जी क्या काम होता है। कहती प्रमोशन होती है, प्रमोटर का काम होता है, आप लोग लेकर आओगे कमीशन मिलेगी। मैं कहा सर मेरे को तो आता नहीं है। कह रहा मैं अल्कोहल भी नहीं पीता था। कह रहे कूपन रखते दारू के। मैं कहा सर मेरे को चाहिए सर बटर चिकन। मैं कहा दाल मखनी बटर चिकन नान दे दो, मैं दारू नहीं पीता, मेरे को खाना दे दिया करो। वो करते 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 ऐसे इस इंडस्ट्री के अंदर में आ गए। तो अब पापा मेरे लॉयर हाई कोर्ट, तो कहते यार ये क्या काम करता है तू। मैं कहा जी क्या काम करता है। पंजाबी हैं। कह रहे वहाँ पे जाके लड़कियाँ नाचती तो लड़कियों को नचाते, कोई काम है करने का। मैंने कहा लड़के भी तो नाचते हैं, लड़कियां नाचती हैं। तो मैं कहा लड़की भी तो नाचते हैं। तो उस टाइम होता था डांस बार क्लब। तो इस टाइम हो जाता हम घर पे क्या बोलेंगे, तेरी बहनों की शादी नहीं होगी, थोड़ी अश्लील चीज है। तो वो तो कह रहे तेरी बहनों की शादी नहीं होगी, जिस काम में तू मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा पापा देखो मेरे को आपका काम, वहाँ पे सदर में उन्हें शॉप एक और थी, वहाँ पे कजन बैठता था, कह रहे वहाँ पे जा। तो बीच में भी एक ऐसा टाइम आ गया था कि मैं 7 बजे मतलब उठ के सदर बाजार जाता था, पूरा दिन सदर बाजार होकर शाम को घर आता था 7 बजे। 3-4 घंटे सोच के वो सोता था और फिर वापस प्रमोटर वाला काम। तो मैंने अपनी लाइफ के 6 साल सिर्फ 4 घंटे सोया कि मेरे पापा कहते थे अगर तू सुबह जाएगा तो तेको रात को जाने दूंगा। वो करते करते लेकिन नाम उसमें इतना ज़्यादा हो गया। फिर मेरे को जब पैसे अपने कमा लिए घर वाले, तो क्योंकि सोच लिया था उस दिन कि अब पापा से पैसे नहीं लूँगा। तो मतलब उसके बाद अगर चाहे मेरा अंडर गारमेंट भी हो, 18 साल के बाद मैंने अपने पैसों का खरीदा है। ये नहीं कि घर में कमी थी, मना था। वो यही कहते तू इतनी मेहनत कर रहा है, ये तेरा ही है, तू खर्च। मैं कहा नहीं पापा, आज एक चीज़ शुरू करी है मैं, आज अच्छा ये चीज़ हुई है तो आज मैं अपने पैरों पे खर्चूंगा। आधे से ज़्यादा लड़के क्या होते हैं अपने घर के पापा हैं कर लेंगे। अगर आज उस दिन वो ना होता तो आज मैं ना होता। तो वहाँ पे करते करते फिर मैं न्यूयॉर्क, मेरे दोस्त रहते तो मैं न्यूयॉर्क बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना शुरू। मेरे को म्यूज़िक का बहुत शौक था। तो मैं न्यूयॉर्क गया तो वहाँ पे सारे इंग्लिश क्लब्स ही होते हैं मेजर, 1-2 बॉलीवुड क्लब हैं। तो वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे गाना बज रहा था, सोना सोना दिल मेरा सोना। अब टाइम चल रहा है वहाँ पे पार्टी ऑल नाइट, हनी सिंह, बादशाह, ये सारे बज रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या गाने बज रहे हैं। बलम पिचकारी गाना आया था, याद आ गया ये सारे। मैंने वहाँ पे जाके एक बलम पिचकारी डाला, एक पार्टी ऑल नाइट डाला। वहाँ पे क्राउड खुश कि नया म्यूजिक मिलने को सुन रहे हैं। नया म्यूजिक सुना, चलो जी खत्म हो गई बात। मैं 2 हफ्ते में आ गया इंडिया वापस। 2 हफ्ते बाद फोन आया कि होली पार्टी है न्यूयॉर्क के अंदर, 10,000 लोग हैं। अवीची ने, मतलब जो वेन्यू था वहाँ पे अवीची ने परफॉर्म करा था, इतना बड़ा वेन्यू, हस्टन टेरेस करके न्यूयॉर्क के अंदर। तो अब मैंने कहा सर, अब मेरे मन में क्या रहा, फ्री की टिकट मिल रही है। उन्होंने साहब बोला, कह रहा पैसे नहीं देंगे, टिकट देंगे और स्टे देंगे, तू आ जा। मैं अंदर से मैं कहा यार न्यूयॉर्क फ्री में घूमने को मिल रहा है, 2 दिन का रहना भी मिल रहा है, तो घूम के आ जाएंगे, क्या जा रहा है। मैंने हाँ जी कर लेंगे। अब तब तक मैंने अपना क्लब खोल दिया था जीके में, मसाया। प्रमोटर के काम प्रमोटर के काम से मैं क्लब खोल दिया था। दिल्ली में आप फेमस हो गए कि ये लड़का पार्टी कराता है, क्राउड लेके आता है। और भाई सही फील्ड पकड़ी आपने, सही फेमस हो गए, पैसा भी कमा लिया आपने अगर जहाँ क्लब खोल लिया तो। हाँ भाई, मतलब वहाँ पे करके क्योंकि समझ आ गई थी, क्योंकि वो लंबी गेम जी, क्योंकि ये भी ना घर वालों का था, अरे क्या बोलेंगे प्रमोटर, क्या बोलेंगे। मैं कहा लो आप बोलते हैं बहन की शादी में क्लब का मालिक ही बन गया, अब तो ठीक है, अब तो किसी की नौकरी नहीं, अब तो मैं शादी हो जाएगी अच्छे से, अब तो हो जाएगी शादी। तो मैंने कहा अब तो बहनों को छोड़ो, अब तो मेरी भी हो जाएगी, आ जाएंगे रिश्ते। तो उसके बाद वहाँ पे मेरा जो वहाँ का रेजिडेंट डीजे था कुणाल, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे आया, क्या होता है। अब पहले समझ ही नहीं आया मेरे को वो कैसे मिक्स हो रहा है, वो कंसोल ऐसा लगे कि बिल्कुल ये तो जेट है प्लेन का, कि भाई ये कैसी स्टोरी है। तो उसने वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहा, भाई देखो 2 गाड़ी चल रही है, एक आगे एक पीछे, आपने 2 गाड़ियाँ साथ में लगा दी है, तो जो हो गया BPM हमारा, इसमें RPM होता है, इसमें BPM होता है। तो वो अगर 80 पे चल रहा है तो दूसरे गाने को 80 पे मैच करके या इधर करो या उधर करो, हाथ मारो, वो मिक्स हो ही जाता है करते करते। अब अच्छा जी चलो ये हुआ। मैंने कहा ठीक है यार, मैंने कहा गाने कैसे चलाऊंगा। फिर एक DJ सिम्स करके भाई हैं, वो कनाडा चले गए हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे शो आया है, मैं क्या करूं। तो ट्रैक्टर करके लैपटॉप पे थे, तब कहते हैं लैपटॉप वाले DJ, तो उस टाइम ना हेट रेट होती है। एक बंदा होता है कंसोल, एक बंदे करते थे लैपटॉप से, कह रहे लैपटॉप वाले DJ आ गए, काम खराब हो गया। अब मैंने कहा ठीक है यार, बोल रहे हैं बोलने तो, मेरा पहला शो है। तो मैं सिम भाई के पास, मैंने कहा सिम भाई मेरे को गाने दे दो। कह रहे यार भाई ये हार्ड ड्राइव ले ले और हार्ड ड्राइव से निकल लो। मैं कहा भैया यार अब तो नहीं देने, मना करो, मेरे को पता नहीं है कौन से गाने, कौन सा रिमिक्स और कौन से गाने, मेरे को क्या पता, मैं DJ थोड़ी हूँ। वो तो बीच में बजता तो मैं हाथ ऊपर कर ले, तुमको म्यूजिक पसंद है बट किस टाइम पे क्या बजाना है। तो उसमें वही चीज़ बोली, कह रहा भाई ये रहे 100 गाने, ये मेरे टॉप है जो मैं बजाता हूँ, लेकिन सुनने तेरे को पड़ेंगे, जज तेरे को करना पड़ेगा किस टाइम पे क्या गाना है। तो मेरे को उस दिन वो चीज़ समझ आ गई, यार ये वाइब तो पकड़नी पड़ेगी, कोई आपको आके बता नहीं सकता कि कौन सा गाना कहाँ बजाना है, ये तो आपकी रीडिंग पे है। तो मैंने अपने दिमाग में जब गया ना, मैं वहाँ पे सोचा कि यार अगर मैंने अपने आप को बस एक चीज़ रियलाइज़ करी, अगर मैं नीचे खड़ा हूँ उस टाइम पे कौन सा गाना सुना और मैं वही बजाता रहा, तो मेरे को, मैं अल्कोहल भी नहीं पीता था, तो मैंने कहा जब मैं पार्टी करूँगा तो लोग सामने वाले करेंगे ही करेंगे पार्टी। तो ऐसे मेरी जो डीजिंग मैंने सीखी थी, मैंने यूट्यूब से सीखी थी।
17 घंटे की फ्लाइट थी, बीच में हॉल्ट था, मैंने यूट्यूब पे डाउनलोड कर लिए थे सारे, तो वो जो सॉफ्टवेयर पे था मैं सीखता रहा उससे कैसे क्या करो। तो मेरा पहला शो सीधा जाके 10,000 लोग। तो आपने वहाँ पे इंग्लिश सॉन्ग्स बजाए थे या बॉलीवुड वगैरह? हिंदी और पंजाबी। होली पार्टी थी। होली पार्टी थी और इंडियंस की कम्युनिटी की प्रॉपर होली पार्टी जिसमें ढोल बज रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। और ये बात सच है, हमारे यहाँ के जो त्यौहार हैं और वहाँ के त्यौहार, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा चाह है क्योंकि उनको मिलता नहीं है। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कहते हैं अच्छा हमारे हिंदुस्तान में ना ऐसा होता था, तो वो यादें लेके जा चुके हैं। उनके लिए होली, दिवाली या रमज़ान या ईद बहुत बड़े फेस्टिवल्स हैं। हमारे यहाँ पे रोज होते हैं भाई, तो हमारे को लगता है ठीक है अभी तो आया, अभी ये आ रहा है, अभी ये आ रहा है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों को वो मिस करते हैं। सेलिब्रेट भी नहीं करते ना, रंग लगा भाई क्योंकि कहते हैं ना, अब भाई जैसे वो एक चीज है कि मैं कोई सेलिब्रिटी को पहली बार देखूंगा, मेरे मन में आएगा यार मैं इसका फैन हूँ, फोटो खिंचवा लूँ। अगले दिन देखूंगा, हाँ स्माइल पास करूंगा, तीसरी बार कहूंगा ठीक है, चौथी बार कहूंगा रोज तो आता है। तो वही हमारे त्योहारों के साथ है कि यहाँ पे रोज बनते हैं तो हमारे को लगता है ठीक है, लेकिन जिन लोगों के नहीं बनते ना भाई, उनसे जाके पूछो उनके लिए त्योहार की अहमियत क्या होती है। तो उनके लिए होली बहुत बड़ी चीज़ है, होली दिवाली ये सब। तो प्रॉपर मतलब मैं कह रहा हूँ दिल्ली से यार ज़्यादा मस्ती हुई थी वहाँ पे कि लोग नाच रहे थे कि होली मतलब होली है, रंग लगाना, और ये लड़ाई नहीं है कि हाँ कि पता ना मेरे पापा तो वहाँ पे ये चौम छाड़ी नहीं, फन चल रहा है। हाँ तो बढ़िया गया वो शो बढ़िया गया वो वाला। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 10,000 लोग, एक सोचो एक जो डीजे भी नहीं है और वो सिर्फ प्लेन में सीख के जा रहा है, उसके लिए मतलब सपना था कि मतलब वो एक लड़का है जिसकी जर्नी, जिससे सोचा उसको एक फ्री की टिकटें मिल रही हैं और 2 दिन का स्टे मिल रहा है, आज वो यहाँ तक मतलब पहुंचा। तो मतलब फिर असली ट्विस्ट लाइफ के अंदर, फिर आके मैंने वापस अपना क्लब लब देखने शुरू कर दिया, सब कुछ हो गया। फिर एक और क्लब खोला मैंने बुदापेस्ट मैंशन, निखिल भाई और सचिन भाई के साथ, फिर वहाँ पे हुआ। फिर अब आपके 2 क्लब हो गए थे। हाँ जी 2 क्लब हो गए थे। अभी कितने हैं? अभी भी हैं? अब क्लब है ही नहीं ना भाई, अब टाइम ही नहीं, अब तो सारे क्लब अपने जहाँ पे बजाएंगे वही क्लब अपना उस रात के लिए है। अच्छा, वैसे आप ओन नहीं करते जैसे नहीं, पहले? अब नहीं ओन करता भाई, अब क्योंकि भाई समय देना पड़ता है एक चीज को। जैसे मैं अपने काम को डेडिकेटेड हूँ, आज मैं कहता हूँ भाई आपने मेरे पे पैसे लगाए, आप मेरे इन्वेस्टर हो, अगर मैं आपको वापस कमा के नहीं दे रहा तो मैं तो मिट्टी कर दी अपने इन्वेस्टर। और अगर पैसे तभी वापस आएंगे जब मैं वहाँ पे खड़ा हूँगा, बैठूंगा, हिसाब देखूंगा। और अगर मैं 30 दिन वहीं पे अवेलेबल हो गया, मैंने जैसा आपको एग्जाम्पल दिया सेलिब्रिटी का, तो मैं लोगों के लिए आम हो गया। तो आप अभी मेजरली दिल्ली के क्लब्स में बजा रहे हो, कुछ और प्राइवेट इवेंट्स क्या कर रहे हो मोस्टली? मैं महीने में हर सिटी में एक शो करता हूँ। दिल्ली एक शो होता है, पुणे एक शो होता है, चंडीगढ़ एक शो होता है, हैदराबाद एक शो होता है, दुबई एक शो होता है, गोवा एक शो होता है। तो अब जैसे मैंने आपसे वही बात की, तो बहुत सारी चीज़ें ना कनेक्टेड है भाई। आप मुझे एक दिन सुनने आओगे, अगर मैं महीने में 1 बार बजा रहा हूँ, अगर मैं महीने में 4 बार बजा रहा हूँ ना, मैं आपको बोलूँगा भाई आ जाओ ना, आपको क्या अगले हफ्ते आ जाऊँगा। बट आपको मेरा म्यूजिक पसंद है और आपको पता है कि ये 1 ही बार बजाता है महीने में, तो आप आओगे अगर आप दिल्ली में हो तो, या आप उस सिटी में हो। वरना मेरे म्यूजिक का स्टाइल तो वही है, आप सुन के बोर हो जाओगे। ये लॉयल लिसनर बनता है आपका कि हाँ ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा। भैया जो चीज़ ज़्यादा दिखती है वहाँ पे तो काम खराब है ना। बट भाई उस केस में फिर उल्टा नहीं होता कि मतलब अगर आप महीने के 2 कर दो या शो या 4 कर दो, तो रेवेन्यू वाइज आप ज़्यादा अर्न कर पाओगे? भैया रेवेन्यू वाइज उस टाइम के लिए यस, बट लॉन्गर रन के लिए क्या करूँगा मैं? रोज़ नई चीज़ें आती हैं, सीखूंगा कब मैं? अगर रोज़ ही शो करता रहूँगा, नया म्यूज़िक कब सीखूंगा, नया म्यूज़िक कब बनाऊंगा? तो आपके म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस क्या रहता है? क्या सीखते हो आप, क्या नया करते हो हर रोज? मतलब भाई अब जैसे मार्केट का ना रुख चेंज हो जाता है। पहले हिप हॉप चल रहा था, फिर EDM चल रहा था, अब आपने देखा होगा टेक्नो आ गया। टेक्नो के वजह से टेक हाउस आ गया। तो आपने देखा कि गाने बॉलीवुड के बीच में वोकल्स बज रहे हैं, बट टेक हाउस बज रहा है। तो आपको देखना पड़ता है, क्योंकि आपको पहले वाइब नहीं समझ आती, फिर आपको करना पड़ता है नहीं बेटे टाइम के साथ चेंज हो जा, वरना टाइम चेंज कर देगा। तो आपको नहीं भी पसंद ना, फिर वो करते करते आप इतना कर ले तो आपको पसंद आना शुरू हो जाता है। लेकिन आप जब सुनोगे ना, आप रोज ही शो बजा रहे हो, आप रोज ही कुछ काम करो, तो भाई आप कब टाइम दोगे अपने आप को? अपनी इंप्रूवमेंट कब है? भाई मार्केट से अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इस फील्ड में। 100% भैया। आप इतने लोगों से मिलते हो, आपके दोस्त बता रहे यार योगी भाई ये गाना चलाओ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को लोग कहते हैं मैं शो पे नहीं दिखूंगा, बट मैं वैसे दिखूंगा। मैं पार्टी करना चाहता हूँ, मैं एक 500 रुपए की डीजे से भी सीखता हूँ और मैं एक 50 लाख की डीजे भी सीखता हूँ। टेक्नो के जब 80 लाख या 1-1 करोड़ के आर्टिस्ट आते हैं, मैं जाकर सुनता हूँ, कहते हैं तू बॉलीवुड का वो टेक्नो का है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है 1 करोड़ रुपए डीजे के, ऐसा ये क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ? तो वहाँ पे जाके सीखना पड़ता है। और कभी कभार आप बैंक्वेट में जाते हो या कहीं जाते हो, एक जो कहते हैं ना, वो साउंड उठाने वाले को भी डीजे बना देते, चल भाई तू गाने चला दे। कभी कभार वो भी 2 गाने ऐसे मिक्स कर देते, मैं कहा यार क्या मिक्स करा गाना इसने। तो आपको लर्निंग है ये। तो मेरे को लगता है 3 प्रोफेशन जो मेरे दिमाग में, जो अगर आप अपडेट नहीं होगे तो आप खराब हो। एक लॉयर्स, क्योंकि रोज नए केस हैं, एक डॉक्टर रोज नई बीमारी, एक म्यूजिशियन।
रोज नया म्यूजिक है, रोज कुछ ना कुछ बीट है, तो आपको अपडेट होना पड़ेगा। हाँ सही बात। भाई वैसे आपने इतना नाम बना ही लिया और आपने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम भी करा है, सेलिब्रिटीज़ के साथ। तो मैं जानना चाहता हूँ किस किस के साथ आपने काम करा है, किसके इवेंट्स में, प्राइवेट गिग्स में जाकर आपने प्ले किया है, थोड़ा बताओ। भाई प्राइवेट के अंदर जैसे मैंने नेहा कक्कड़ की शादी में परफॉर्म करा था, उसके बाद हनी भाई यो हनी सिंह की सिस्टर थी, उनकी कॉकटेल और रिसेप्शन दोनों करी थी। अखिल सचदेवा की शादी पे करा था। हार्डी भाई हार्डी संधू उनकी सिस्टर के, तो और भी मतलब काफ़ी सेलेब्स तो ये हैं लोग जिनके आपको करा। रीच आउट कैसे करते हैं भाई? आप पहले से जानते हो सबको या कैसे रहता है? भाई या वर्ड ऑफ माउथ से? वर्ड ऑफ माउथ भाई, नेहा कक्कड़ और टॉनी भाई को मैं मतलब जानता था इंडस्ट्री में, क्योंकि रीमिक्सेस निकलते रहते हैं, तो सबने नाम सुने हुए हैं। तो उनकी टीम में से किसी न किसी का या उनके किसी जानने वाले का फोन आ गया, योगी भाई फ्री ऑफ करोगे। हनी भाई का ऐसा कि हनी भाई को मैं बहुत पुराने टाइम से जानता हूँ। तो पैसे मिलते हैं इनके इवेंट में भाई या जहाँ आप पे बस कर लेते हो? भाईचारे में भाई मैं आपको बताता हूँ, मैंने मतलब चाहे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैंने उनके शो करे हैं फ्री में, चाहे वो सेलेब हो जिनको मैं प्यार करता हूँ। एक ए ग्रेड बहुत बड़ी वेडिंग थी, मतलब अगर मैं बोलूँ ए ग्रेड एक्टर और एक्ट्रेस की तो दीपिका वाले लेवल की, बट मैं उनको जानता नहीं था। मैंने पैसे मांगे, उन्होंने कहा 50% पैसे मिलेंगे। मैंने कहा जी पैसे तो मैं लूँगा। वो कह रहे हैं इतने नहीं मिलेंगे, तब मैं लेता था जी 3 लाख, वो कहते 1.5 लाख। मैं कहा नहीं करूँगा। रीज़न क्या भैया, मेरी सर्विसेज के पैसे हैं। आज मैंने आपको बाहर जैसे अभी बोल रहा हूँ कि मैंने नेहा कक्कड़ की शादी में बजाया, आपको थोड़ी पता था। तो मैं उस चीज़ को मार्केटाइजिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मेरा दोस्त है, मिलन भाई की शादी थी। अब जैसे मैंने बोला, मैं लोगों को जाकर थोड़ा मिलन की शादी में प्ले करा, नहीं, वो मेरे अपने दिल से करा। मेरे को लगता है जो अपने दोस्तों के ऐसे करके अगर वो पैसे कमा रहे तो जीरो हो गया ना फिर। बट भाई चलो आपके केस में देखा जाए तो ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होते जी। बट जो भी आपका स्पीकर वो सब तो फिर आपके जो एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा थोड़ी आप जेब से लगा के शो कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, डीजे के अंदर क्या होता है भाई, हम टेक राइडर भेजते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, हम जाके अपने म्यूजिक लेके जाते हैं। आप एक पेन ड्राइव लेके पेन ड्राइव, जाओगे या लैपटॉप ये लेके जाते हैं, और साथ में मेरा विजुअल आर्टिस्ट रहता है, तो वैसे बस होता है, ऐसे साउंड वगैरह नहीं होता। टेक राइडर आप भेज देते हो, वो जी, अरेंज्ड ये मिलता है चीज़ आपको है, शो जी। पे? क्योंकि भाई हर सिटी में थोड़ी उठा के लेके जाएंगे, 1.5-2 करोड़ रुपए की साउंड है। अच्छा, इंस्टॉलेशन कौन करेगा? तो ये सारे रेंटल का काम होता है। बट वो कभी ऐसा हो जाता होगा कि वो ब्रांड नहीं मिल रहा जो आपने? हाँ भाई, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, बट मैं एक चीज़ उनको समझा देता हूँ, मतलब ये सिलेब्स में नहीं होता, क्योंकि सिलेब्स में उनको खुद की इज्जत का होता है कि अखिलौता मैं थोड़ी, तो इतने सारे आपको पता है जितने बड़े नाम है उसके अंदर इतने सारे लोग आते हैं, तो वही बेइज्जती कर देंगे। कहते हैं ना, मतलब इंसान कपड़ा पहनता दूसरों के लिए, खाता अपने लिए। तो वो ये दिखाने की शादी, आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से इस दुनिया में इतनी महंगी शादी पूरी दुनिया में नहीं होती जितने हिंदुस्तानी करते हैं। सही बात। सही बात है भाई, बहुत पैसा लगा 100%, चाहे आपकी बहनें हो या मेरी बहन हो, सबको ही होता है शादी करनी है, अच्छी शादी करनी है, जितनी होगी, चाहे वो 10 रुपए की हो 10 करोड़ की हो, लेकिन मन में ये रहता है कि बहन की शादी है, करनी है अच्छी। तो ये चीज़ बहुत होती है। अब काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो आते हैं, जो सिर्फ जिनके लिए मैं ही सिर्फ सेलिब्रिटी हूँ, वो कहेंगे भाई आप इतने पैसे ले रहे हो, इतने की साउंड। तो मैंने कोई चीज़ बोली, मैं कहा आप मेरे पे पैसे खर्चो, अगर आपने साउंड पे पैसा नहीं खर्चा, जीरो है। जब तक साउंड ही आपके दिल में आके बजेगी नहीं साउंड, तो कैसे होएगा मजा? तो साउंड में तो पैसा खर्च करना, कभी कभार ऐसे भी होता है कि शो पे 50,000 1 लाख रुपये कम करते हैं, आपका नहीं है बजट, आप कम कर दीजिए, लेकिन साउंड अच्छी लगाओ, क्योंकि उसकी साउंड से मेरा नाम खराब हो गया, यार क्या बजा रहा है, नाम नहीं खराब कर सकते। तो आपको कभी बार होता है कि यार चलो साउंड के पैसे कम कर दो। और सबसे ज़्यादा बुरा तो लगता है जब लोग काम करवा के पैसे नहीं देते। ऐसा भी होता है, आप एडवांस नहीं लेते? एडवांस ले लेते हैं, लेकिन जहाँ पे दोस्ती यारी आ जाती है, आ जाएंगे, आपने बोले भाई मेरे भाई ये कर दे, आ जाएंगे, मैं हूँ ना, फिर उसको ही फ़ोन करते रह जाओ। तो आपने रिकवर करवा रखे हैं या वो हुए ही नहीं है, वो बैड डेट में चले गए हैं? भाई सारे आर्टिस्ट को मरते, लेकिन तो भाई ये काम आपके पक्के यार ने कर दिया कुछ, या नॉर्मल फ्रेंड था उसने कर दिया? भाई पक्के ही करते हैं, लेकिन पक्के के जो आगे पक्के होते हैं वो कच्चे हो जाते हैं ना भाई, किस्मत की बात है। लेकिन मेरे को लगता है वो टाइम भी होता है जब पैसे नहीं मिलते ना, तो इंसान सीखता है गलतियों से। अभी भी मैं अकेला नहीं, मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री के अंदर सबके पैसे मरते हैं, बड़े से बड़े। मैं कह रहा हूँ आज छोटे से लेके आप अरिजीत सिंह तक के बोल दो, उनके भी कहीं ना कहीं आप उनसे पूछोगे तो उनके जब वो छोटे लेवल से उठ रहे होंगे तो उनके भी वो छूटे होंगे। आज तो मैनेजमेंट लोगों की इतनी स्ट्रांग होगी कि लोग फ्लाइटें नहीं लेते, और बड़े आर्टिस्टों के लोग पहले पैसे देते हैं क्योंकि उनको दिखाने की ये आ रहा है, तो पंगे नहीं करते। हाँ अच्छा भाई, थोड़ी फन बातें करते हैं। हम सब लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने सेलिब्रिटी पार्टीज भी अटेंड करी है, प्राइवेट गिग्स भी करें, तो एक नॉर्मल शादी और एक सेलिब्रिटी वेडिंग में आपको कंसोल से क्या डिफरेंस दिखता है? क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो सब कुछ ही,
तो क्या क्या डिफरेंस दिखता भाई है? थोड़ा डिटेल में बताओ, ताकि हम तो शादियों में गए नाम नहीं लेना आप। तो सुन के एक्सपीरियंस सेलिब्रिटी वाली डिटेल में बताना। हाँ मतलब किसी का नाम मत लो आप, सेलिब्रिटी का भी, बट आपने जो ऑब्जर्व करा वो अच्छे से ये बताना। पहले तो सबके फोन ही बाहर होते, कोई डांस ही नहीं करता, सच्चाई है। किस वाली में? सेलिब्रिटी की शादी में अच्छा, सबके फोन बाहर। सबके फोन बाहर हैं, सब ऊपर डांस कर रहे हैं स्टेज के ऊपर, जितने नीचे, क्योंकि वो आने नहीं देते ना जनता को, चाहे उनके भी रिश्तेदार हो, वो नीचे एक वो हो जाते हैं, ऊपर जब स्टेज पे होते हैं वो तो कोई नहीं होता, सबके फोन ही होते हैं। हाँ। और सेलिब्रिटीज थोड़े कॉन्शियस रहते हैं कि भाई कोई वीडियो बना लेगा। और जब सेलिब्रिटीज ये होगी आपकी, बता रहा हूँ, ये मेजर पार्टी जो दुनिया के लिए है, जब इनके घर के होते हैं तब तो भैया आप और मैं क्या पार्टी करते हैं जो ये लोग करते हैं। अच्छा, अगर जानने वाले हैं, सेफ है सीन पूरा, तो पूरा जैसे भैया आप, अब हम चार अगर पार्टी कर रहे हैं तो हम कैसे पार्टी करेंगे, वैसे वो करेंगे। तो लोग कहते हैं कि यार इसको बुला लो, उसको बुला लो, तो वो एक चीज कहते हैं भैया हमारे को ना पता नहीं होता विश्वास का, क्योंकि कल को बंदा बाहर जाके क्या बात कर रहा है आपको क्या पता। हाँ सही बात है। तो ये ना डर है जो लोग मेरे ख्याल से उंगली उठाते हैं ना, भाई उसकी पार्टी में ये हो रहा था, वो खुद उससे ज्यादा गंदा काम कर रहा होगा अपनी पार्टी में, लेकिन बस वो फेमस है तो उसका नाम ले रहा है। समझ रहे हो, करते सब हैं। वो कहना है चोर पकड़ा जाए तो चोरी है, वरना नहीं है। कोई शरीफ नहीं है भैया, सब बदमाश है अपनी लाइफ के अंदर। सही बात तो बस ये है कि दूसरों को जब पॉइंट आउट करने में हो तो बस होता है अरे। और हिंदुस्तान में तो वैसे ही है, घर में आग लगी लेकिन साथ वाले के अंदर पहले देखना भाई तेरे घर में क्या हो रहा है, अपनी घर की आग नहीं बुझानी। तो और मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, क्योंकि ना हम लोगों को ना पार्टी करने के लिए मिलता नहीं है, ट्रैवल करते रहते हैं, और हम कहीं भी जाते हैं ना खड़े कर देंगे, अरे एक गाना चला दे, अरे एक गाना गा दो, तो बंदा पार्टी नहीं करता। तो अपने जो फ्रेंड सर्कल जब ये छोटा करते हैं, पता कि इनसे बात बाहर नहीं जाएगी, तब तो जी होता है, हिंदी में बोलूँ बुरे शब्द में तो नंगा नाच। तो मतलब आप बिल्कुल ही आप खुल के ना, क्योंकि आप भरे बैठे होते हो, आपको है ही नहीं, आप कैसे करोगे, आप इंजॉय नहीं कर सकते। कभी कभार भैया फोटो, भैया ये बंदा क्या इंजॉय करे, बंदा क्या चल यार। अच्छा योगी भाई, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने ज्यादा दारू पी ली हो, किसी सेलिब्रिटी के बीच में आपस में लड़ाई हो गई हो, या फैन के साथ कुछ कर दिया हो, कभी ऐसा हुआ है? भाई जो प्राइवेट पार्टीज होती है उसके अंदर तो देखो तू मैं होती है, लेकिन वो खत्म हो जाती है, कोई ऐसा होता नहीं है, वो गरारी अटक जाती है, और वो ऐसे उठते मेरा गाना चला, वो मेरा गाना चला, वो भी लड़ाई होती है, ऐसे आता भाई नहीं होती। अच्छा, मतलब सीरियस मुद्दा नहीं होता। सीरियस मुद्दा नहीं होगा ना, कोई घर पे आप बुलाओगे उनको जो आपके दिल के क्लोज हैं, और अगर दिल के क्लोज में हाथापाई हो भी गई तो कल वो सॉरी है, खत्म है वो। सही बात है। घर पे कौन बुलाता, घर पे तो कोई इनवाइट करता ही नहीं है ना ऐसे। हाँ। और इवेंट में हो आप, किसी प्राइवेट इवेंट में हो, चलो तो सेलिब्रिटी, भाई प्राइवेट इवेंट में ना बहुत लोग होते हैं कि ऐसे बदतमीजी कर देते, मतलब मैं अपना सेलेब कर नहीं। आपके साथ हुआ है कभी कि आप ही के साथ कर दियो बदतमीजी? जी भाई, बताओ कोई किस्सा। भाई मैं आया तो उन्होंने बोला कि अनिल कपूर का गाना लगा दे। मैंने कहा सर अभी मायने में चल तो रहा है। अच्छा एक बार दोबारा लगा दे, 3-4 बार लगा दे, तो मैंने कहा सर अभी थोड़ी देर में लगा देता हूँ, और भी क्राउड होता है कि एक गाना कितनी बार चलाओगे, अब चाहे प्राइवेट हो। उसने आके मेरे लैपटॉप पे हाथ मार दिया। अब तब नए प्राइवेट पार्टी करनी शुरू करी थी, क्लब शोज करता था। मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी है। मैंने म्यूजिक बंद करके मैं उतर गया। तो फिर वो आगे, तो जो मेरे को तब मैं वापस आया, जो दूल्हा और दुल्हन थे, तो दूल्हे ने आके पैर पकड़ लिया। मैं कहा नहीं भैया ऐसा मत करो। मैंने जनरली बोला, मैं कहा भाई मैं दोबारा प्ले कर लेता हूँ। तो क्या होता है जब, क्योंकि ये फिर वही आ जाता है एज गैप, जो चाचा ताता है मामा है वही आके उंगल देते हैं। अब आप सिक्योरिटी ले जाते हो वैसे प्राइवेट में? भैया प्राइवेट के अंदर मैं देखो, मेरे को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। सिक्योरिटी क्या करना, ये लोग ही नहीं होंगे तो क्या की वो है, कोई मार थोड़ी रहा है। और जो मेरे को प्राइवेट में बुक करता है वो वैसे ही इतने सारे नीश क्राउड है कि वहाँ पे दिक्कत ही नहीं आती। और मेरे को एक चीज़ समझ आ गई, मेरे को एक पार्टी में हुआ था, एक बंदा आके मेरे को बार बार बहन की गाली दे रहा। अच्छा हाँ, तो पी के बैठा तो कह रहा तेरी बहन की, ये गाना का तेरी बहन की। मैं कहा ओके, लास्ट में आके बोला ओके भैया। उसने आके क्या करा, भैया सॉरी यार। अगर मैं देखो प्राइवेट में खड़ा हूँ, गुस्सा आ रहा था अंदर से कि बहन की गाली दे रहा, मैं छोड़ के उतर जाऊँ। फिर मैंने ना एक चीज़ सोची, कोई आपसे बदतमीजी से आके बात कर रहे हैं ना, आप उसको भैया स्माइल करता हूँ, तीसरी बार आके वही सॉरी बोलता है यार इसको मैं गाली दे रहा हूँ वो है। तो आपको ना हैंडल करनी पड़ती है सिचुएशन। कभी कभार ना आपके अंदर सोचता है यार तूने पैसे दिए, तो बहुत सारी सिचुएशन और स्टेज के ऊपर बहुत अजीब हो जाती हैं भाई। अभी टांग टूटी है, 100 दिन के ऊपर हो गए, लेकिन परफॉर्म कर रहा हूँ, पता थोड़ी है कि ऐसे छलांग मारूंगा ये टांग टूट जाएगी। तो कुछ भी हो सकता है स्टेज पे। कुछ लोग बॉटल्स फेंक देते हैं, कुछ लोग कुछ कर देते हैं। बॉटल फेंक रहे हैं? हाँ भाई, कांच की प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये सब फेंकते रहते हैं भाई। कॉन्सर्ट में दिखते लड़ाइयाँ, तो कोई किसी को बढ़ते हुए आगे देख नहीं सकता। और खुद वो कुछ, और वही ये सारे वही लोग करते हैं जो खुद कुछ नहीं करते। भाई मेरे को लग रहा है उनकी ये इंटेंशन नहीं है, दारू पी कर रहे हैं, नशा करवा रहा है ये भाई नशा है ना। पार्टी में क्या की आगे पर भाई थोड़ा बहुत तो ऐसे हर किसी को पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं भाई, मैंने बहुत ऐसे अपने ही दोस्त देखे हैं जिनको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। बीच में एक टाइम मेरा भी आ गया था कि मैं लेकिन मैं लड़ता नहीं था, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर देता, कुछ बातें ऐसे कर देता था जो नहीं करनी चाहिए। तो फिर अपने पे कंट्रोल कर दे कि नहीं यार, क्योंकि पीने के बाद ना बंदा भैया लूजन अप हो जाता है।
आप ना बड़ी जल्दी मिक्सअप हो जाते हो, बंदा आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। जिस लड़की ने आपसे बात भी करनी है, जिस लड़के ने आपको पास भी आना ना, आप उससे इतनी लूज टॉक कर लेते हो कि वो कहेगा ये तो ऐसी है दूसरे लड़कों की तरह। तो हम कहते हैं जिस चीज़ के पीछे हम जिसको मना करते हैं वही हमारे पास आता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो लड़की हो। आप एक लड़की को रोज डीएम करो, हेलो बेबी लेट्स गो फॉर कॉफी, पूछेगी नहीं। चाहे उसने जाना हो, आप हेलो छोड़ के करो, आप 2 दिन बाद रिप्लाई उसी टाइम खत्म मैसेज आएगा। और हमें लगता है कि वो सिर्फ हमें मैसेज करे, उसको 100 मैसेज रोज के आते हैं। हम लड़कों को फिर करना पड़ता है हेलो लेट्स गो फॉर कॉफी, उनको तैयार होते हैं कि कॉफी के साथ शॉपिंग भी तैयार है। तो ये गलत फहमी में रहे, जो छोड़ दो कि अभी एक वो है। ये सबको ही आते, किसको नहीं आते। अब जिसके 1000 फॉलोअर होंगे ना, लड़की की थोड़ी सी सुंदर होगी, क्यूट से यूज कर दिया होगा, उसको मैसेज आएंगे हेलो। भाई गलती है लड़कों की मानू बोलूंगा मैं तो, एक के पीछे कम से कम लॉन्डो ने भाव बढ़ा रखे हैं। एक लड़की पे 16 लड़के पड़े हुए हैं इस टाइम, भाव बढ़े हुए हैं दबा के। भैया लड़कियां समझदार हो, 16 के 16 को रिप्लाई कर रही है, वो आपको लग रहा है सिर्फ आपको कर रही है। हाँ वही बात तो सही है। और उसको अगर उसको संडे को जाना है ना, तो पता है उसको कौन सी जगह वहीं पे है। आपका फेवरेट है आपको कि हेलो बेबी लेट्स गो टू बूजी, संडे है आज। उसको पता है किसके पास बीमर है, किसके पास i20, मुझे इसके पास जाना है, ये बंदा पास रहता है, ऐसे कर देती हूँ। भैया मुझे तो लगता था पहले कि ऐसे ये लड़के ना, मैं कहता था यार बॉयफ्रेंड चेंज होते हैं। अब मैं देखता हूँ कि यार वो कहते फिर चिलिंग विद फ्रेंड्स, अब बॉयफ्रेंड नहीं होते। वो कह रहे थे रोज नहीं दिखते, लेकिन सर्कल है, फ्रेंड्स है, सिचुएशनशिप चल रही है। जो भी जेंजी बोलते हैं अपने को तो पता नहीं, बट वही ऐसे कुछ होता होगा। आप बोल रहे हो तो आपसे सीख के जाऊंगा ये मैं। भाई थोड़ा वापस आते हैं डिफरेंसेस पे। एक डिफरेंस तो ये हो गया, सबके फोन होते हैं, सेलिब्रिटी पार्टीज में थोड़े कॉन्शियस होते हैं एक दूसरे से और जनता से। जी। दूसरा डिफरेंस आपने कुछ ऑब्जर्व करा हो? म्यूजिकली नचाना किसको ज्यादा इजी होता है, या फिर क्या कैसा आपको उस टाइम क्या दिमाग में रहता है कि जो सेलिब्रिटी सामने खड़ा ना, उसका गाना बिल्कुल मत चलाओ। वो कह रहा तू मेरे को ही चमका रहा है। वो गाना बनाते बनाते ना इतनी बार सुन जाता है, पक चुका होता है। हाँ सही बात। सिंगर और प्रोड्यूसर लगा के म्यूजिक बैठ के उसके कान में दर्द हो जाती है रिकॉर्डिंग करते करते। वो कहते हैं यार ठीक है, मैं अपने गाने नहीं सुनता, ऐसे बैठा हूँ, नहीं सुने जाते। तो आप ना उसका, मैं उसको, अब मैं जब सामने होता ना तो मैं या तो पंजाबी चलाता हूँ। अगर पंजाबी में रिस्पॉन्स कर दिया तो मैं देखता हूँ एज ग्रुप क्या है, मैं उसको पुराना टाइम याद दिलाता हूँ। अगर पंजाबी है यार बोल दो, चला दूंगा, डोर जगरी होता जो उसने कहा ये अच्छा ये थे, बोतल शराब दिया। अगर हिंदी में होगा तो चोली के पीछे भी डालूंगा, मुझको राणा जी माफ भी करना, क्योंकि शराब पी के उसको लग रहा है आज पार्टी करनी है। अंदर से निकलेगा कैसे, चुन्नी कैसे डलेगी ऊपर, कुकू कुकू कैसे होएगा, कौन करेगा। तो वो ये चीज बहुत जरूरी थी। मैं आपको एकदम वाइब, सामने कौन सा गाना बजाना है और कैसे बजाना है। मेरे को क्राउड रीडिंग के लिए 20 मिनट से 30 मिनट लगते हैं कि बॉलीवुड चलाऊं, कमर्शियल चलाऊं या पंजाबी चलाऊं। जब समझ आ जाती है तो उसको लहर को पकड़ के। तो आप ये नोटिस करते हो भाई, अब इन सब ने 1 पैक डाउन हो गए, 3 पैक डाउन हो गए, अब ये ऐसे चेंज करना है, उस हिसाब से नोटिस करते हो। चोली के पीछे डाला, मुझको राणा जी माफ करना, उसके बाद कोई ऐसा डाल दियो, चौथे में आ जाएगा भाई ये चला दे। तो पता लग जाता फिर कि हाँ ये पार्टी यही है। अच्छा भाई, उन पार्टी में क्या जो बिल्कुल सूफी चल रही है, कभी कभी होता है ना शराब है ही नहीं मैंने पार्टी एक करी थी, एक ही करी आज एक ही तक? करी है भाई, हुबली के अंदर प्राइवेट पार्टी करी थी, बट क्या एनर्जी थी यार, बिना अल्कोहल बिना अल्कोहल के। भाई मैं हैरान हो गया था 4 घंटे तक। भाई जैसे मैं अल्कोहल नहीं पीता था, मैं पार्टी करता था, मैं वो म्यूजिक से शौक था। लेकिन जब आप दारू पी लेते हो ना, फिर आप कहते हो बोर हो जाते हो, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है छूटती नहीं है। और नशे के बाद ना क्या होता है कि हमारे ना जो डोपामिन होता है ना रिलीज करता है, तो डोपामिन जो बंदा रिलैक्स होता है ना, वो कर वही रहा होता है, गाने वही चल रहे हैं, लेकिन उसको मजा आ रहा होता है। आपके दोस्त भी कहना बात सुन भाई, ये क्या अभी कर लेंगे नाचने दे। लेकिन आपका अगर आपने दारू नहीं पी तो वो आगे बोलेगा बात सुन, हाँ भाई क्या है। तो आपका ना आप ईज आउट हो जाते हो। जब आप ईज आउट हो जाते हो तो आपको मजा आएगा ही आएगा भाई। सिंपल सी वो होती है। अब थोड़ा सा कॉन्शियस होता है बंदा और बोर होता है। अब मैं कॉफी पी रहा हूँ, मैं जितने भी, अब जब से मेरी सर्जरी हुई है मैं कॉफी पी के कर रहा हूँ। मैं बार बार घड़ी देखता हूँ। दारू भी होती तो 5 घंटे शट क्यों बंद करवा रहे हो। वो कहता नहीं बंद करो, मैं तो नहीं चलाना है। तो ये चीज होती है भाई, बहुत अल्कोहल से डिफरेंस पड़ता ही पड़ता है। और भाई शादियों में एक पैटर्न और होता है, जैसे शादी वाला इवेंट होता है, बहुत सी बार ऐसे होता है कि डीजे बजा रहा है पर कोई नाचने ही नहीं आ रहा, सब कुछ ना कुछ बिजी हो रहे हैं। या शादी के पैटर्न में एक चीज और होती है, 10 मिनट नाचे, एक उतरा, सब उसके पीछे चले गए, डीजे बेचारा बजाया जा रहा है, कोई आ नहीं रहा। आपके साथ होता है ऐसा? हाँ भाई, 1-2 बार हुआ है, सिर्फ 1-2 बार हुआ है। तो लास्ट में जब मैं इरिटेट हो जाता हूँ ना, मतलब मैंने लुधियाना में था, तो मेरे को लुधियाना में उसको बोला कि भाई बहुत जल्दी है, अभी लोग पी रहे हैं, अभी आप रहने दो, अभी आपने अपनी परफॉर्मेंसेस खत्म करी है, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, अभी आप इनको आधा घंटे पीने दो। नहीं योगी भैया, मैं आपके फैन हूँ, आपको चढ़ना है। मैं कहा भैया मैं यहीं पे हूँ, आप बोलोगे मैं सुबह 1 घंटा एक्स्ट्रा चला दूंगा, बट आप रुक जाओ अभी टाइम। अब 1 घंटा हुआ, मैं चलाता रहा, सारे नए गाने डाल दिए जो भी चल रहे हैं, आए नहीं। लास्ट में अब इरिटेट होकर मैंने माइक पे बोल दिया, मैं कहा यार काम करो, या तो मैं घर जा रहा हूँ, आप लोग इधर आ जाओ।
तो मैंने नाम ले लेके पहले दूल्हे का नाम लिया, फिर दुल्हन का नाम लिया, फिर उनको दोस्तों से जो प्यार करता उनको बुलाया, फिर पार्टी शुरू करवाई। हाँ तो कभी कभार ना लोग, रीजन ये है कि मेरे म्यूजिक की बात नहीं होती, लोगों को शर्म आती है सोशल गैदरिंग में। क्लब में क्या होता है, सारे नाच रहे हैं, कोई किसी को जानता नहीं है, कम कम लोग जानते हैं, अपने अपने सर्कल को जानते हैं, सिंपल सी बात है। भी होता है तो फिर इतना कोई जज करने वाला 100% भैया, लाइटें कम होती हैं, चेहरा आपको कम दिख रहा होता है। वेडिंग शोज में क्या होता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ तो चाचा भी है, मामा भी सभी है, और भाई फूफा सब भी छुप छुप है। के पी रहे हैं। और लेकिन जब एक बार अंदर दारू जाती है तो फिर कौन चाचा और कौन मामी, सिंपल सी बात तो है। हम ही दादा और हम ही पापा। बस तो भाई मेरा गाना यो अभी चलेगा, अभी है ये तो होता है। भाई थोड़ा ना फीमेल अटेंशन की बात करते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत मिली, गुड लुकिंग भी और काम भी आपका इतना बढ़िया है ही। तो कैसे कैसे आपको लड़कियां अप्रोच करती हैं, फिर कुछ ज़्यादा ही कोई फैन आपके पीछे पड़ गई, कुछ ऐसा कुछ किस्सा हुआ है, कुछ बताओ बढ़िया सा। भाई बहुत सारे किस्से हुए हैं। हाँ तो एक बार एक मैनेजमेंट नंबर पे फ़ोन आता है, इस बात को हो गए 2-3 साल, कि डीजे योगी चाहिए। हमने कहा जी क्या फंक्शन है। तो उस दिन हम बुक थे, कह रहे जितने पैसे लेने उतने करेंगे। तो दुबई का था। तो कहा जी आप जगह बताइए, वेन्यू बताइए क्या है। तो उन्होंने कहा जी प्राइवेट पार्टी। हमने कहा चलो ठीक है, कितने लोग होंगे जी? 30 लोग होंगे। अच्छा 30 लोग होंगे। हमने कहा हम 30 लोगों के लिए वैसे प्राइवेट पार्टी करते नहीं हैं, नहीं आते। तो कह रहे जी 30 लड़कियां आना है, आप पैसे बोलो मुँह से। कहाँ आना है, जल्दी बताओ जल्दी। वो काम नहीं भैया, क्योंकि ये काम भैया बिल्कुल ही तो, मतलब उससे लास्ट में ये वो हाल हो गया था। हमने मना कर दिया, उसे वीडियो कॉल करने के लिए पैसे ऑफर कर दिए थे कि वीडियो कॉल में बात करवा दो, फैन है। अच्छा तो कुछ लोग ना भैया डर भी लगता है कि 30 लड़कियां या क्या है, 30 गैदरिंग में मेरे को थोड़ी पता कौन मेरे को क्या बुला रहा है, और वहां पे 30 लड़कियां हैं या नहीं है ये भी नहीं पता भैया। तो बहुत बार ऐसे ये सिचुएशन भी बहुत खराब हो जाती है। फिर एक लड़की थी भैया, एक बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ। मैं पुणे प्ले कर रहा था, एक लड़की ने मेरी यूं ही खड़ी टेढ़ी गर्दन। अब मैं उसको देखता था, मेरी हंसी छूट गई यार, बंदा सामने से देख रहा, हंसी छूट गई। अब ड्रॉप आया, उसमें ऐसे आवाज आई, डीजे योगी आई लव यू। और मेरी हंसी फिर दोबारा छूट गई। छोटी सी बच्ची, मतलब 16-17 साल की होगी। बाद में यूं देखती जा रही मेरे को। अब और चक्कर का एकदम स्टेज के सामने होता ना, बंदे की नजर जाती जाती वहीं जा रही है आपके। हाँ ना, वो डांस कर रही ना वो कुछ कर रही, वो यूं खड़ी हुई है गर्दन टेढ़ी करके देखती जा रही। लास्ट में लोग योगी योगी चला रहे हैं, वो कह रही आई लव यू वापस आई। तो फिर आई कह रही मेरे को फोटो खिंचवाने में, खिंचवा लो। मैं कहा यूं कह रही आप इतने प्यारे हो, आप इतने सुंदर हो। मैं कहा आपकी एज क्या है? कह रही 17। तो ऐसी कुछ वो मतलब स्कूल की आफ्टर पार्टी थी उसमें, हाँ उसमें भी अल्कोहल नहीं थी। तो मैं कहा आप 17 हो। मैं कहा आपको मेरी एज पता कह रही नहीं। मैं कहा मैम ऑलमोस्ट डबल कहूँ आपके। मैं कहा भैया बोलो मुझे। कह रही नहीं मैं भैया तो नहीं बोल सकती। तो ये सीन भी बहुत ज्यादा हुए हैं। ऐसी एक फनी इंसिडेंट हुआ था। सो मेरा रियल भाई वो न्यूयॉर्क में पढ़ता है। तो स्कूल की बात है, वो स्कूल में था। तो एक लड़की मेरे को टेक्स्ट कर रही है, हाय हाउ आर यू। साथ में वो मेरे लेटा हुआ मेरे साथ ही सोता था जब तक इंडिया में था। उसको भी मैसेज आ रहा, कह रहा भैया ये लड़की बड़ी सुंदर है। मेरे को मैसेज करे, मैं कौन है, उसका नाम बताया, दिखाया। मैं कहा इतना खुश मत हो, मेरे को भी कर रही है। तो भाइयों के साथ डबल उसको टाइम। पता नहीं था, मुझसे 10 साल छोटा है, उसको पता नहीं था। लड़की को मैंने फोन किया, मैं कहा हाय व्हाट्सअप, क्या कर रहे हो? कह रही बस कुछ नहीं, आपकी याद आती थी, आपसे बात कर रही हो। मैं कहा अच्छा, तुम्हारे विपुल को जानती हो? कह रही नहीं विपुल को नहीं जानती। मैं कहा जिसको आप मैसेज कर रहे हो ना रियल छोटा भाई है, या उसको मैसेज कर लो या मुझे कर लो। और मैं कहा सुनो, मैं कहा मैं उससे 10 साल बड़ा हूँ, तो आपसे भी 10 साल बड़ा हूँ मैं। तो मैं कहा आप और 7th 8th क्लास की लड़कियां बताओ। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा वो मेरे को भैया बोलता है योगी भैया। तो मैं कहा आपका भी भैया हुआ। मैं कहा उधर ही ध्यान दो, यहाँ कुछ नहीं हो रहा आपका। तो बड़े इंसिडेंट ऐसे होते हैं भाई। और एक लड़की थी भाई, मैं कहीं शो करूँ उठ के आ जाती थी। हर शो में दिख रही है हर शो में आपको। भाई, मैं पुणे जाऊँ पुणे आ जाए, मैं दुबई जाऊँ मैं दुबई आ जाए, गोवा जाऊँ गोवा आ जाए। ये तो भाई कोई कट्टर फॉलो भाई है। मैं आपको मतलब जेन्युइन बता रहा हूँ। ऐसे एक मेरा भाई भी है निशांत भाई, उनका भी यही हाल है सेम। अच्छा भाई अगर मैं एक दिन के लिए दुबई जाता हूँ, एक दिन के लिए दुबई आ जाता हूँ, मैं गोवा जाता हूँ गोवा आ जाते हैं, चंडीगढ़ जाता हूँ चंडीगढ़ आ जाते हैं। अच्छा मैं उनसे पूछता हूँ निशांत भाई आप काम क्या करते हो, आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है? कह रहे हो भाई आपका म्यूजिक। मैं जरूर गड़बड़ है। मैं कहा भाई मैं स्ट्रेट हूँ, कुछ और चाह रहे हैं। ऐसे मत करो। नहीं बट वो मतलब उनको पार्टी करने का काफी शौक है, तो वो हर जगह आ जाते हैं। उनके फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा बड़ा है, हर सिटी में उनके भी फ्रेंड्स है थोड़े थोड़े, तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं वो। ये भी सही है भाई। भाई वर्स्ट शो बताओ अपनी लाइफ का जो आपको लगा हो कि क्यों बन गया मैं डीजे। कभी ऐसा मोमेंट भैया आया? बिल्कुल हुआ है। क्या था? भैया मैं सोहो में प्ले कर रहा था, दिल्ली में। दिल्ली सोहो में प्ले कर रहा था भैया। मैंने ना अल्कोहल छोड़ी हुई थी, मतलब मैं जब अल्कोहल छोड़ता हूँ मैं 1.5 साल के लिए छोड़ देता हूँ। तो मैंने अल्कोहल छोड़ी थी भाई। एक बंदा आया 6 फुट 3 इंच का, उसने मारा कंसोल पे यूं हाथ मिक्सर पे, कह रहा बंद कर इसको। तो और सिद्धू बाजी वाला कांड तब नया हुआ ही था भाई। अंदर से हर आर्टिस्ट अंदर से कांपा हुआ था सिद्धू भाई के। उसके बाद सबकी हालत खराब थी। अब मैंने कहा यार, उसने ना आके कह रहा तोड़ दूंगा इसको सिक्योरिटी। और वो 6 फुट 2-3 इंच का हाइट का एकदम से ऊपर चढ़ गया। सिक्योरिटी जब तक आई तब तक वो 1-2 मिनट के अंदर इतना हसल हो गया
कि उसको उतारने में, उसको बाहर लेकर जाने में इतना टाइम लग गया कि मतलब एकदम क्रैश डाउन हो गया था मेरा माइंड कि मेरे साथ क्या हो गया आज। और मैं अपने मन में ही सोचा शुक्र है से मेरे को थप्पड़ नहीं मारा, थप्पड़ मारते तो मेरी क्या इज्जत रहती एक आर्टिस्ट के लिए ना, क्योंकि ये अच्छी चीज़ आपकी हो ना हो लेकिन ये बुरी चीज़ तो हो जाएगी। उसके बाद भाई मैं इतना ज़्यादा डर चुका था अंदर से, मतलब मैं सहम गया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने बॉटल मंगवाई, मैंने सीधा बॉटल खोली, मैं पी गया। और मेरे को पीने के बाद एक्चुअली नहीं याद मैंने गाने क्या चलाए थे। मैं मतलब मैं परेशान हो गया था। अगले दिन जब मेरे को टैग आते, मैं कहा ये गाना चलाए, और मेरे को लग रहा था मेरा शो खराब हुआ है। तो मेरे को सोच से फ़ोन आया कि भाई ओनर दोस्त ही हैं, तो सोहेल भाई, अंकित भाई कह रहे कल क्या हुआ था। मैं कहा यार भैया ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया था। कह रहा सिक्योरिटी कहाँ थी। मैं कहा भैया सिक्योरिटी आ गई थी लेकिन तब तक 10 सेकंड के फ्रिक्शन में सिक्योरिटी क्या करेगी। तो मैंने कहा भैया, उसके बाद कह रहे चल, फिर वहाँ के मैनेजर हैं तो उन्होंने बोला भाई आपने कल बजाया नहीं। मैं कहा भैया कल ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, मेरा क्रैश डाउन हो गया था। तो ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब मेरे को ये हो गया था मैं डीजिंग क्यों कर रहा हूँ। सिद्धू भाई वाला सीन हुआ तो ऐसा लगता है मेरे को कुछ ना हो जाए। मैं ऐसे, क्योंकि चक्कर क्या है कि जब आप बढ़ते हो ना लोग आपको खुशी नहीं दे सकते। लोगों ने मेरी आज देख रहे हैं कि अच्छा योगी है, लेकिन उन्होंने कोई नहीं देखा मैं 12 साल या 4 घंटे सो के यहाँ तक पहुँचा हूँ, या मैं सोया नहीं है, मैं रोया हूँ, या मैंने रिलेशनशिप सेक्रीफाइस हुआ, अपने माँ बाप से टाइम नहीं स्पेंड कर पाया, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, क्यों टाइम नहीं दे पाते, टाइम नहीं देंगे, या कुछ भी XYZ रीज़न हो। लोगों को क्या योगी को पैसे दिए तो नचाना है भाई, उसका गाना हमने पैसे दे दिए। तो भाई वो शो ना मेरे को बिल्कुल ऐसे हो गया था। मेरे को उस शो के बाद था मैं डीजिंग नहीं करूँगा। ये अभी 2 साल 12 मेरे हाथ पैर अंदर से काम किए थे और मैं शो पे जा रहा हूँ, मैं लोगों से पूछना शुरू हो गया। और वो आज तक मेरे को ट्रॉमा है। 2 साल हो गए, मैं आज भी शो खत्म करके पूछता हूँ भाई शो ठीक था, भाई शो ठीक था। कुछ चीज़ें ना आपकी लाइफ में इंसिडेंट रह जाता है भाई। तो मेरे लिए वो वर्स्ट शो था, चाहे उनकी सेल जितनी मर्जी मेरे को फर्क नहीं, बट वो मेरे दिमाग में और दिल में बैठ गई ना बात, वो आज तक नहीं निकल रही भाई। भाई वैसे आपका कितने साल का था रिलेशनशिप जो टूट गया था? भाई मैंने बहुत कम लड़कियां डेट करी। मतलब मैं उन लड़कों में से मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, मैं उन लड़कों में से नहीं कि मतलब ये जो शायद ये पॉडकास्ट देखेंगे भी ना, तो उनमें से जेन्युइन बता रहा हूँ कोई लड़की खड़ी होकर नहीं बोलेगी हाँ भाई ये तो मेरे साथ था। मैंने लाइफ में 3 लड़की डेट करी। मैं पहले 150 किलो का था भाई। मेरी पहली गर्लफ्रेंड जब बनी थी, मैं स्कूल मतलब कॉलेज स्टार्ट US से आई था जब, तब बनी, तब मैं 150 किलो का था, 54 वेस्ट थी मेरी भाई। अच्छा। और वो पर्ल अकेडमी में पढ़ती थी लड़की। कॉलेज तो बढ़िया चुना। कॉलेज बढ़िया भैया, कॉलेज बढ़िया चुना। कॉलेज बढ़िया। अब बहुत सुंदर लड़की, मतलब जेन्युइनली, मतलब मेरे को भी फ्रेंड्स थे, मेरे को खुद नहीं रियलाइज होती कि मेरी बंदी बन गई है। एक मोटा बंदा जिसको कोई देखता नहीं था यार भैया, और वन ऑफ द प्रीटीएस्ट गर्ल थी पर्ल अकेडमी की। उसके दोस्त बोलते तो किस मोटे हाथी के साथ है, क्या देख ली, उसका दिल अच्छा है। तो उसके घर वालों को ना पता लग गया जी, उसके घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी करा दी। क्या पता लग गया? अच्छा, मतलब कि रिलेशन उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं होती थी। I'm talking भैया 2007-8। अच्छा। तब नहीं होती थी सारी चीजें। तो उसको उठा के लेके कहते भाई ये लड़का इससे शादी करेगी तू। तो उससे मेरे को एक चीज बोले कि मेरे घर वाले, उसके घर वाले भी आए थे देखने के लिए, मुझे रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमारी बेटी तो अंधी थी। अब पंजाब वाले ऐसे ही होते हैं, हमारी बेटी तो अंधी थी, तेरे से वो करा है प्यार। मैं कहा तो, और मेरे में भी बचपन पूरा। मैं कहा जी आपकी बेटी से पूछो वो तो अंधी थी क्या थी। अब फिर पापा वगैरह सारे बैठे होते, कह रहे तू क्या करता है। मैं कहा जी प्रमोटर हूँ। कह रहे कितने दिन काम करता है। मैं कहा जी 8 दिन काम करता हूँ। कह रहा और सारे दिन। मैं कहा सोता हूँ। मैं कहा इतना ही है जी। तो कह रहा हमारी बेटी को कैसे तू रखेगा। मैं कहा जी घर वाले हैं तो अपने शौक के लिए करता हूँ। अब बंदे को अंदर से प्यार हुआ तो दिख ही रहा है। मैं कहा जी घर वाले हैं। तो उन्होंने एक XYZ अमाउंट बोला, कह रहे तुम तो अपनी बेटी को देते हैं महीने की खर्ची जो तू कमाता है, मतलब शी कम्स वेरी गुड फैमिली। तो मैं कहा जी सर ये सब तो मेरे को पता नहीं। मैंने पूछा कि आप क्या करते हो। मैं कहा मेरे को तो आज तक नहीं पता। मैं कहा 2 साल हो गए अपनी बेटी के साथ। मैं अगर पूछा कि आप क्या करते हो, मेरे को आज तक ये नहीं था, तो मैं कौन होता हूँ जज करने वाला। मैं कहा रही बात मेरे घर वालों के पास बहुत पैसा, मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं खुद को एक दिन बन के दिखाऊंगा। उस टाइम बोला था। मैं कहा आज मेरे घर वाले चाहें, मैं कहा आपको जितना चाहिए ना उतना हो जाएगा मेरे, लेकिन मेरे नहीं हो। मैं कहा मेरे से अगर प्यार करा आपकी बेटी ने तो मेरे से अब देख लो, मैं इतना कमाता हूँ। तो उस लड़की ने बोला कि मेरे घर वालों ने तेको रिजेक्ट करा, तू ना को पतला होकर दिखा दे। ये मैंने 6 महीने में 75 किलो वेट कम करा था। तो जिम के अंदर जब जाता था तो 20 मिनट में 1 किलोमीटर होता था, चलता था, फिर धीरे धीरे धीरे। तो आपको ये बोल दिया गया था कि आप वेट कम कर लो, गुड लुकिंग हो जाओ तो मान सकते हैं घर वाले? नहीं। उसका मेरे को फोन आया कि मेरे घर वाले जबरदस्ती ऐसे करवा रहे हैं। अगर तूने एक्चुअली मुझसे प्यार करना और तेरे से कुछ नहीं मांगा तो जेन्युइनली नहीं मांगा था, और मुझे पता नहीं था कि वो किस स्टेटस से आती है क्या आती है। कह रही मेरे घर वालों को पतला होकर दिखा दियो। तो भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, पिक्चरों वाला सीन नहीं, बट ये जेन्युइनली मैं ट्रेडमिल के ऊपर ना उसकी फोटो रख के भागता था। अच्छा जी। कि मेरे को एम मिला कि पतला होना है। तो भाई मैं और घर पे आके सोता था, मेरे को रात को बहुत दर्द होती थी भाई। मैं मतलब मेरे पैरों में छाले पड़ जाते थे। 150 किलो 54 कमर, मतलब 5 एक्सएल 6 एक्सएल। जो अक्सर लड़कियों का वेट होता है वो होता है आपकी कमर थी।
और कितना टाइम दिया था आपको कि इतने टाइम में कम करना है? नहीं, या उसने कुछ ऐसे नहीं, बस उस बात तो बात ही नहीं ना भाई। मैंने एक बार बात करने की कोशिश करी तो उसने मेरे को एक चीज बड़ी अच्छी बोली, कह रही अगर मेरी शादी पक्की हो गई, जो मर्जी सर्कमस्टांस हो, अगर मैं तेरे से बात कर रही हूँ तो तू उस लड़की से शादी करना चाहेगा जो जिसकी शादी तेरे से हो रही हो, तू किसी और से बात कर रही हो। कह रही मैं आज से तेरे से बात नहीं कर सकती, वो दिन है और आज का दिन है भाई, बात नहीं हुई। तो मेरे को हमेशा लगा कि मेरी चॉइस हमेशा सही रही थी, चाहे हुआ नहीं हुआ। तो एक ना एथिक्स होने ना बहुत जरूरी है भाई। तो वो अपने फैमिली और अपने जिससे भी उसका हस्बैंड था उसके लिए लॉयल थी भाई। उसके बाद भाई फिर मेरा ब्रेकअप, फिर मैंने 7 साल तक डेट नहीं करा, फिर मैंने दोबारा करा, प्यार हो गया। फिर मेरे को था कि मैं प्यार ही नहीं करूंगा, मेरे को था ही नहीं भाई, क्योंकि ना मेरे को एक मोटिव हो गया था पतला होना और नाम करना, नाम करना, नाम करना, पैसा कमाना, दिमाग में जुनून आ गया था। जब दूसरा हुआ, दूसरे के अंदर भी यही हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके दोस्त सारी कर देते हैं, कर दिया। तो ना उसने मेरे को बोल दिया कि मैं योगी के शो नहीं होंगे, ये है वो है। तब डीजे में नया नया बनना ऐसी कमर्शियली शुरू हो गया था, मैं 50,000 रुपये लेके शोज करने शुरू कर दिए थे। तो मेरे को था कि ऐसे योगी वहाँ पे जहाँ पे योगी प्ले करता है वहाँ नहीं जाना, होता ही है, उसका बॉयफ्रेंड बना तो क्यों जाएगा लेके, यार वो अपनी जगह सही है। तो मेरे को ना अब दोस्त आग लगाते तेरे को पता है, वो ये बोल रहा था। तो मैंने अपने मन में सोच लिया इतना नाम बुला लूंगा, टीवी खोलेंगे, रेडियो खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, मेरे ही गाने सुनेंगे। हाँ। वो चीज़ भी अचीव हो गई। उसके बाद फिर बीच में मेरा एक हुआ था, बट वो ऐसे ही था, टेढ़ा मेढ़ा, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, 2 महीने का। तो बस उसके बाद भाई अब सिंगल ही। तो मेरे को हमेशा लगता है कि जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सेटबैक आता है ना, भगवान इसलिए देता है कि आप समझदार बनो। लड़के क्या करते हैं, दे गो आउट एंड दे स्टार्ट डूइंग फ्लिंग्स। आप अपना समय वेस्ट करो, आप अपने आप को बनाओगे, जो आप करोगे फ्लिंग्स तो वो बाद में भी कर लोगे, बट आपका वो समय निकल जाएगा। लड़कियां, लड़कों को होता है लड़की 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 से अपने पे मेहनत करके वो लड़की से आना तो वैसे भी आ जाएगी। तो मैंने जब मेरा दिल टूटा मैंने अपने पे मेहनत करी है। सही बात है, लड़के तो अपने पे मेहनत करो बस। मेरे को यही लगता है कि जब दिल टूटा है या कुछ सेटबैक मिला तो भगवान आपको और समझदार बनाता है, आपको पावर देता है सहने की, तो उसको ढंग की जगह यूटिलाइज करना चाहिए। सही बात है भाई। भाई आपने बड़े शोज भी करे हैं काफी सारे, भाई। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो ये बताओ कि कितनी ऑडियंस थी, सबसे बड़ा शो कौन सा था? भाई सबसे बड़ी ऑडियंस मेरी जो रही है वो देहरादून की शो की रही है, वो थी 45,000। अच्छा भाई साहब, भाई वहाँ पे है इतना क्रेज चल रहा है। राजीव गांधी स्टेडियम था भाई। रॉयल स्टाग वालों का टूर था, लास्ट शो था हमारा। अरमान मलिक, नीति मोहन और मैं। अच्छा। तो उस पे हमारे 45,000 लोग आए थे। तो उस टाइम आपको इतनी ऑडियंस जब आप देखते हो तो कैसे हैंडल करते हो चीजें, और कैसे वो कॉन्फिडेंस आता है कि भाई सारे ही आपकी बीट पे नाच रहे हैं जो आप बजा रहे यार हो? वेट कर रहे हैं अगला ट्रैक कौन सा आएगा, आपके ऊपर प्रेशर है वो। क्योंकि इतने लोग बू कर दे, भाई, कुछ हो जाए तो भाई रिस्क तो वो होता है। लेकिन भाई मेरे को ये जैसे फोबिया होते हैं, डर होते हैं, मेरे को अभी भी स्टेज फ्राइट होता है कि मैं जाता तो मेरे अंदर से काम पर होता हूँ। मैं तो देखता हूँ तो बिल्कुल ऐसे ना स्टैमर करना शुरू कर देता हूँ, मैं शांत होता हूँ। मेरे को किसी ने बोला कि हनुमान चालीसा, अभी एक पुणे का डीजे उसने बोला कि भैया आप दारू क्यों पीते हो? अब तो पीते नहीं थे। मैं कहा भाई डर लगता है, इतनी ऑडियंस से डर लगता है, सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, एक बार नाम बनता है तो डर लगता है। तो कह रहा भैया मैंने ना हनुमान चालीसा शुरू करी, आप ना सुन लिया करो। तो मैं कहा भाई नहाते हो? कह रहा नहीं भैया नहाते हुए मत करो, गलत होता है। क्या वॉशरूम में जाके आवाज आ गया, अब नहा रहे हो तो अब जब वेन्यू पे आ रहे हो 2 मिनट का या 3 मिनट का सुपर फास्ट लगा लो, करो। तो मैंने वो करना शुरू करा, भगवान को याद कर। मैं कहा सीधा स्टेज पे जाने से पहले अब छोटा शो हो बड़ा शो कि भगवान तेरे हाथ पे है, जो करना कर दियो। और बस सोचता हूँ कि जाके आज फाड़ नहीं है, बस और कुछ दिमाग में नहीं होता भाई। और कोई बड़े आर्टिस्ट के साथ आपने परफॉर्म किया हो, किसी के लिए शो ओपन किया हो, कुछ क्लोज भाई किया मैंने मतलब इस हिंदुस्तान के सारे बड़े आर्टिस्ट के लिए टच वुड ऊपर वाले का शुक्र कर लिया। अब जैसे लास्ट जो सेंसेशन जो हुई थी, जो हलचल हो गई थी पूरे हिंदुस्तान में, एपी का शो था। एपी ढिल्लों भाई, तो एपी ढिल्लो भाई के जितने भी अलग अलग सिटी में, दिल्ली, चंडीगढ़, बॉम्बे, हर जगह से फ़ोन बजे थे, बट मेरे पास डेट अवेलेबल नहीं थी क्योंकि पहले ही बुक हो जाता हमारा। और अंदर से मेरे को लग रहा था यार शिट, ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। क्योंकि एपी रेवोल्यूशन लेकर आ गया था एकदम से मार्केट सीन के अंदर कि यार एक बंदा आया सीधा आते 60 लाख रुपए मांग रहा है, 70 लाख रुपए मांग रहा है, और तबाही, मतलब सेलिब्रिटीज पागल हो रहे हैं एपी के गानों पे, जनता पागल हो रही है, और उसके साथ क्लोजिंग करने के लिए मिल रहा। तो आप सोचो मेरे लिए भी अचीवमेंट थी। ऑडियंस मिलेगी नहीं, एपी से मिलूंगा, फोटो खिंचवाऊंगा भाई, एपी है, मैं तो लोगों को जाके चमकाऊंगा बैक स्टेज हूँ। तो हाल बिल्कुल वो हो गया। तो कैसा था थोड़ा बताओ जब आप मिले, मतलब किस टाइप के बंदे एपी भाई, थोड़ा बताओ। भाई मैं 2 बार मिला। पहली बार जब मिला था तुम स्टेज से वो जा ही रहे थे तो मेरी बस फोटो हुई सिर्फ। मैंने कहा भाई कनाडा में आपके दोस्त जानते हो? हाँ जी जी जी। क्योंकि जब मैं हूं तो सारे आर्टिस्टों को स्टेज फ्लाइट होती है, तो उसको भी पता कि 5 मिनट चलना, उसके दिमाग में चल रहा गाना, बाहर ऑडियंस चिल्ला रही है, क्या कर रही है। कह रहा भाई जल्दी फोटो। तो फोटो हुई और एकदम धक्का मार दिया, कोई झूठ वाली बात नहीं, उसकी रोक। अच्छा। वो मूव वाला सीन हो गया था। तो उसके बाद मैंने बॉम्बे अभी प्ले करा था, ये
राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और इन सब का क्लब है बैस्टियन, तो उसकी क्लोजिंग करी थी मैंने। आखिरी पार्टी जो थी वो मैंने करी थी, उसके अंदर सलमान खान सर, AP ढिल्लों, जितने भी स्लेब्स थे सब थे। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, उसमें को दूर से यूं आवाज मारी योगी, मैं पहले तो मेरे को वो हो गया, तो जब उससे बुलाया ना मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ यार बंदा आर्टिस्ट भूलता नहीं है। उसे आवाज मार के बीच में से जब बुलाया तो मेरे को मतलब मैं आपको फीलिंग नहीं बता सकता। मैं कहा फोटो तो मेरे साथ मेरा विजुअल आर्टिस्ट था, कह रहा पाजी फोटो मेरी भी करवा दो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भैया प्लीज इसके साथ भी खिंचवा लो। तो वो चीज़ मतलब एक बंदा जब सिक्योरिटी ने धक्का मारा, उसके साथ शो करा, उसके 2 साल बाद वो मेरे को देख रहा है और उसने आवाज मार के बुलाया, तो मेरे लिए उससे ऊपर कुछ भी नहीं था। और सलमान भाई का क्या रुतबा रहता पार्टी में, ये भी बताओ। सलमान भाई तो सलमान भाई का भाई। कह रहा उनका रुतबा और वहाँ पहुँच कर ही मालूम पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है खुद देखे भाई मतलब जेन्युइनली, मतलब जैसे टीवी पे देखा तो मैंने भी सलमान खान सर को पहली बार देखा, तो मतलब यूं अगर वो खड़े थे ना, वो यूं देखते हैं, तो मतलब साथ में जो खड़े होते हैं ना वो भी यूं देख रहे थे किसको देख रहे हैं। जस्सी भाई ने भी बताया ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ लोगों का ना ऑरा वैसे बन जाता है भाई, क्योंकि देखो आज तक बात में तो ये नहीं पता कि वो फनी है या गुस्से वाले हैं। कुछ लोग ना बहुत ज्यादा गुस्से वाले लगते हैं, लेकिन घर के अंदर जैसे होते हैं ना कि फुल बकचोद होते हैं, तो वैसा जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करते तो आपको पता नहीं लगता कैसे है। इंटरेक्शन हुआ था? नहीं भाई, सिर्फ उनको तो उनसे सच्ची बताऊं तो हिम्मत ही नहीं हुई। और शायद इतनी भीड़ थी ना भाई उस दिन, क्योंकि मैं उस दिन आर्टिस्ट था, गेस्ट सारे वहां पे आए थे एज अ गेस्ट, तो मेरे को अंदर से लगता है अगर मेरे को चला गया किसी ने मना करती तो बेइज्जती वाला काम है। ऊपर सारे सेलिब्रिटीज थे, सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस थे, तो मेरे को तो ना अपनी आप कैसा म्यूजिक प्ले कर रहे थे उस? भाई बॉलीवुड पंजाबी हार्डकोर। वो नाच रहे थे खुल के या बस हल्का हल्का नहीं नहीं groove भैया, में? सब अपना फुल पार्टी। डेली बॉम्बे की पार्टी में ना आपको डिफरेंस होगा, आप बॉम्बे जाते हो आपको सेलेब्स रोज दिखते हैं, तो और जो जिस जगह पे ये लोग जाते हैं वो सारे नीश है, वो सारे नीश क्राउड होते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल है, वो रोज देखते हैं उन लोगों को, उनको दुखी नहीं करते। जब वो नीचे जाए वो 4-5 तो होते ही होते हैं, ये जाते जाते फोटो सबको होता है, कोई मैं भी जानता हूँ, लेकिन अंदर से चाट सबको होती है, लेकिन जब वो अपने सर्कल में होते हैं ना उनको कोई दुखी नहीं करता, उनके अंदर कोई गुस्सा नहीं है, तो चिल कर। तो आम जनता भी थी उस टाइम और वो भी थे लोग जी सेलेब? भाई प्रॉपर क्लोजिंग नाइट थी, ओके। प्रॉपर नीचे पूरा भरा हुआ था, बट जो इनका ऊपर बैस्टिंग क्या था भाई, ऊपर सीढ़ी चढ़ के एक स्टेज था, वहां पे एक एरिया था, तो वहां पे सारे स्लिप्स थे और नीचे जनता थी। ऑलराइट, अच्छा। तो उनको जब आपके सारे जानने वाले तो आप आराम से पार्टी करोगे ना, फिर थोड़ी सोचोगे कौन फोटो, क्योंकि वहां पे कोई कैमरा निकालेगा नहीं, कैमरा निकालेगा तो तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाएगा। तो इसको हम बॉम्बे का एक हाई एंड क्लब मान सकते हैं जी जहाँ भाई, celebrity रेस्टोरेंट, हाँ आते हैं। मतलब हाँ बेस्टियन। ओके भाई, मजा आ गया योगी भाई आपसे बात करके यार, क्या बढ़िया पॉडकास्ट हुआ आप है। लोगों का यार, जो आप लोग इतने बिजी होते हो, टाइम आपका निकलना है। आपकी बहुत बढ़िया भाई मजा आ गया आपसे बात करके और भाई। अब हम पार्टी करेंगे साथ में, आप Done पैर भाई। ठीक कर लो ताकि भाई, फिर पैर हम तो- थोड़ी जंपिंग वंपिंग करें। नहीं भैया, मेरा काम है लोगों को नचाना, उनको जंप करवाना। भाई अब आप जंप करना छोड़ दो, ये जब ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अब मेरे को लग रहा है मेरे को शादी कर लेनी चाहिए, लड़की के पैर में जंप करना पड़ेगा वरना सलमान खान के जैसा भाभी हो जी जाऊंगा। आपको टाइट रखेंगे, ज्यादा कूदो वूदो मत। तो चलो दोस्तों, आप डीजे योगी भाई को फॉलो कर सकते हो ताकि जो उनकी अगला इवेंट हो रहा है आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। इंस्टाग्राम भाई का डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा था। और कुछ भी अगर आपको डीजेइंग करियर के बारे में जानना है या भाई को बुक करना है फॉर योर नेक्स्ट पार्टी या फिर कुछ भी, तो उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, या आप इन्हें रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इनकी मैनेजमेंट सब हैंडल करती है। और हम मिलेंगे आपसे ऐसी मज़ेदार पॉडकास्ट में यार। हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, पार्टी वार्टी करते रहो। Cheers. बाय बाय, चीयर्स।